नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, विश्व में जितनी भी राजनीतिक प्रणालियां हैं उन्हें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य अंतर संबंधों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। संसदात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, साम्यवादी शासन प्रणाली और एक अनूठा उदाहरण है स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर। मेरा नाम है मनोज तोसियान और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। मित्रों, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जनक माना जाता है अमेरिका को। इस शासन प्रणाली में नेशन ही चुनता है कांग्रेस को। इस शासन प्रणाली में नेशन ही चुनता है सरकार को, प्रेसिडेंट को, और इसी कांग्रेस के एग्रीमेंट के आधार पर प्रेसिडेंट ही सुप्रीम कोर्ट या वहाँ की न्यायपालिका में कुछ जज के अपॉइंटमेंट करता है। इस वीडियो में हम हर लिहाज से चर्चा करेंगे कि इस शासन व्यवस्था को अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, गुण दोष क्या हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राज व्यवस्था की धुरी कार्यपालिका का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति होता है, उसी राज व्यवस्था के स्वरूप को कहा जाता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इस प्रकार की शासन प्रणाली में राज व्यवस्था इसी शख्स के चारों ओर घूमती है और यही शख्स जो है शासन की विपुल शक्तियों का मालिक होता है। इसे ही प्रेसिडेंट कहा जाता है। इस व्यवस्था से पूर्व केवल संसदात्मक व्यवस्था से ही विश्व परिचित था। जब संसदात्मक व्यवस्था की बात आती है तो यूनाइटेड किंगडम की चर्चा अवश्य की जाती है, क्योंकि यही इस व्यवस्था का पिता कहा जाता है। जबकि जब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं तो अमेरिका को केंद्र में रखा जाता है, क्योंकि इस प्रणाली का जनक अमेरिका ही है। जहाँ तक इसकी विशेषताओं का प्रश्न है तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली संसदात्मक शासन प्रणाली का लगभग विलोम सा है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इसमें राष्ट्र के प्रमुख की स्थिति क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि उत्तरदायित्व व स्थिरता का चुनाव करते समय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसका चुनाव करती है, और फिर हम चर्चा करेंगे इस शासन प्रणाली में कार्यपालिका व विधायिका के मध्य अंतर संबंधों पर। सबसे पहले देखें मुखिया की द्वैधता पर। संसदात्मक शासन प्रणाली में हमने यह देखा कि राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जबकि सरकार का मुखिया जो है वह प्रधानमंत्री होता है। जहां राष्ट्रपति दिखावे की शक्तियों का मालिक होता है, वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक शक्तियों का मालिक होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में यह द्वैधता देखने को मिलती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार की द्वैधता देखने को नहीं मिलती। यहाँ राज्य का प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है, सरकार का प्रधान भी राष्ट्रपति ही होता है, और यही राष्ट्रपति विपुल शक्तियों का, वास्तविक शक्तियों का मालिक होता है। उत्तरदायित्व व स्थिरता इसकी दूसरी विशेषता में अगर हम देखें, मित्रों, जब किसी देश की शासन व्यवस्था रची जाती है तो वहाँ उत्तरदायित्व या स्थिरता दोनों में से किसी एक का चयन किया जाता है। जहाँ तक संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात है तो वह उत्तरदायित्व का चयन करती है। इसमें यदि सरकार देखी जाए तो सरकार सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद यदि चाहे तो एक अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को हटा सकती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व की भावना को ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें स्थिरता को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित निश्चित होता है, 4 वर्ष के लिए होता है। विधायिका 2 वर्ष के लिए चुनी जाती है। देखिए, अमेरिका में 4 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित है, उसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के नाम से जानी जाती है, जो इतनी जटिल प्रक्रिया है कि स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान तक
किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा उसके पद से नहीं हटाया जा सका है। जबकि भारत में तो सरकार का गिरना एक आम बात रही है एक दौर में, जहां कार्यकाल को लेकर इतनी स्थिरता होती है कि कार्यपालिका अपना कार्यकाल पूरा करती है, मध्यावधि चुनाव भी नहीं होते और चुनाव निश्चित समय पर होते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार रहा हो, सेकंड वर्ल्ड वार रहा हो, जब चुनाव होने थे निश्चित समय पर चुनाव हुए हैं और सारे चुनाव एक ही बैलेट पेपर पर होते हैं, चाहे प्रेसिडेंट का हो या फिर किसी लोकल लीडर का हो। अर्थात अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें स्थिरता को जो है विशेष महत्व दिया जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण संबंध है कार्यपालिका और विधायिका के मध्य। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य सौहार्द संबंध होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य हैं वह भी संसद के सदस्य ही होते हैं। संविधान में ऐसे प्रावधान हैं कि मंत्री वही होगा जो संसद का सदस्य है। हालांकि अधिकतम 6 माह तक ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु 6 माह के बाद ऐसे व्यक्ति को भी किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। तो ये संसदात्मक शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के मध्य सौहार्द देखने को मिलता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें इस प्रकार का सौहार्द देखने को नहीं मिलता। वहाँ कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता, मतलब यहाँ इस प्रकार का सौहार्द नहीं है। यहाँ एक प्रकार का शक्ति पृथक्करण है, अर्थात जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था शक्ति समन्वय पर आधारित है, वहीं जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वह शक्ति पृथक्करण पर आधारित है और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे के साथ चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर जो है आधारित होते हैं। एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, एक दूसरे के कार्यों में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। राष्ट्रपति भी विधायिका की कार्यवाही में भाग नहीं लेता है और यदि राष्ट्रपति अपना कोई संदेश विधायिका में भेजना चाहता है तो वह मौखिक रूप से भेजता है या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देता है। अर्थात जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो अन्योन्याश्रित होती हैं, दोनों एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, वहीं जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसमें सरकार के ये दोनों अंग चेक एंड बैलेंस की थ्योरी पर अलग अलग कार्य करते हैं। इसके गुण और दोष को देख लिया जाए तो कार्यकाल निश्चित होता है। कार्यकाल निश्चित होने के कारण जो सरकार नीतियाँ चलाती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। जो जनोन्मुख नीतियाँ होती हैं उससे जनमानस को ज़्यादा लाभ होता है। संकट काल के लिए भी जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वह जो है एक अच्छे निर्णय ले सकती है, सटीक निर्णय ले सकती है, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता और संकट काल में इसी प्रकार की आवश्यकता देखने को मिलती है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के महत्वपूर्ण गुण हैं, जबकि इसके कुछ दोष भी हैं। और पहला दोष है कि कार्यपालिका विधायिका के मध्य सामंजस्य का अभाव होता है, जिस कारण कई बार गतिरोध की स्थिति देखने को मिलती है। इस स्थिति में न्यायपालिका निरंकुशता जैसा व्यवहार भी कर लेती है। कार्यकाल निश्चित है, हालांकि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, परंतु यह प्रक्रिया जो महाभियोग के नाम से जानी जाती है बहुत कठिन है। इसलिए यह देखने को हो सकता है कि राष्ट्रपति निरंकुश भी बन सकता है। चूंकि शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया है इस व्यवस्था में एक ही व्यक्ति में, जिसे राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की भावना पर आधारित है, तो इसलिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। इस प्रकार यह देखा जाए कि गुणों अवगुणों से परिपूर्ण है, यही परिपक्व लोकतंत्र की व्यवस्था। चलिए संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को जो है तुलनात्मक रूप से पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, अध्यक्ष की स्थिति देखी जाए तो जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में दोनों प्रधान एक ही होते हैं, उसको राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। विधायिका और कार्यपालिका का संबंध आप देख लीजिए, जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था में
विधायिका और कार्यपालिका में शक्ति समन्वय है, वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो ये संबंध है वह शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। और स्थिरता का संबंध देख लीजिए, तो यहाँ जो है उत्तरदायित्व की भावना को ध्यान में नहीं रखा जाता, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में स्थिरता को ध्यान में रखा जाता है। और लोकतंत्र के आधार पर देखा जाए तो विकेंद्रीकरण ज़्यादा है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, इसलिए वह व्यवस्था ज़्यादा लोकतांत्रिक है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।